हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज से स्टार्ट करने वाले हैं आपकी सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान क्लास 10th की। ठीक है, जो कि हम कम्प्लीटली आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ाएंगे आपको, और हिंदी मीडियम का रहेगा, है ना। इसको हम लोग विधिवत एक एक लाइन और एक एक शब्द हम लोग पढ़ कर समझेंगे, ताकि आपको देखिए क्या है कि मेरा मानना यही है कि अगर आप लेसन को यानी कि अध्याय को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझ जाते हैं तो आपको क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव याद करने में बिल्कुल भी समझने में आपको तकलीफ यानी कि प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं जाने वाली है। क्योंकि जब आपको कोई कहानी सुनाई जाती है तो क्या होता है कि अगर बचपन में नानी लोग या दादी लोग अगर आपको कहानी सुनाती थी तो आपको क्या होता था कि वो कहानी पूरी याद हो जाती, और उसके बाद कुछ भी पूछते थे कि भाई उनके कितने पुत्र थे, कितने लड़के, आपको सारी जानकारी रहती और आप आसानी से बता देते क्योंकि आपको कहानी समझ में आ जाती थी। तो हम लोग यहाँ पे सामाजिक विज्ञान को एक कहानी के तौर पे, इंटरेस्टिंग कहानी के तौर पे हम लोग बनाकर पढ़ेंगे, ताकि हमको आसानी से समझ में आ जाए और इसके क्वेश्चन आंसर समझने में भी आपको आसानी हो। तो हम आपको क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और हर एक चैप्टर को हम लोग समझते चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको इंटरेस्टिंग वे में एक स्टोरी बनाकर पढ़ेंगे। मान लेते हैं कोई यह हमारी ही लाइफ की कोई स्टोरी है या फिर कोई अच्छी स्टोरी है जिसको हम समझना चाहते हैं, एक मूवी है, मूवी की तरह इसको हम समझेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, बिल्कुल। और ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स होती है कि उनको सामाजिक विज्ञान समझ में नहीं आता है। हमने देखा, हम भी जब पढ़ते थे तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती थी कि हमको सामाजिक विज्ञान इतनी कठिन लगती थी और समझ में ही नहीं आती थी, क्योंकि वो हमारे इतिहास से जुड़ी होती है। कई सारे उसके पार्ट होते हैं जो कि हमें कभी अवगत नहीं होते उससे, तो हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन हम आपको समझा कर ही रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं सामाजिक विज्ञान आपकी क्या कैसे काम करती है। तो हम इस पर थोड़ा सा आपको समझाना चाहेंगे कि जो सामाजिक विज्ञान आपकी 10th की है, इसमें आपके कई सारे पार्ट हो गए हैं। जब से एनसीईआरटी आ गई है तो उसमें आपके सभी बुक्स अलग अलग लगने लगी है, अन्यथा एक ही बुक में आपके सभी पार्ट को शामिल रखा जाता था, लेकिन अब उसको अलग अलग कर दिया गया। एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत अच्छे एक्सप्लेन किए, बहुत अच्छी जानकारी है, उसमें डीपली जानकारी दी जाती है। तो चलिए हम लोग सामाजिक विज्ञान के बारे में पहले जान लेते हैं, इसके कितने पार्ट होते हैं। जो हमारे एसएसटी होती है इसके कितने पार्ट होते हैं आपको पता है। पहली बुक इसमें आपकी लगती है आर्थिक विकास की समझ। क्या होती है? आर्थिक विकास की समझ, आपको ध्यान समझना है। ठीक है, आर्थिक विकास की समझ होती है। क्या होती है? आर्थिक विकास की समझ। ठीक है, बिल्कुल, ये भी हम आपको समझाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे आपको, लेकिन एक एक बुक करके। और दूसरा है आपका भारत और आपका समकालीन विश्व। समकालीन विश्व, अब यही आपका सेम बुक आपकी 9th में भी लगती है, लेकिन उसमें आपका फर्स्ट लगती है, लेकिन यहाँ पे आपकी सेकंड लगती है। ठीक है, फर्स्ट आपका जो इसका बेसिक पॉइंट है वो आपका 9th में मिलेगा, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। 9th में जो होती है वो फर्स्ट लगती है। ठीक है, इसमें आपकी सेकंड है, और 10th में आपकी सेकंड है। ठीक है, बिल्कुल। तीसरी जो आपकी बुक लगती है वो लोकतांत्रिक राजनीति। ठीक है, लोकतांत्रिक राजनीति। अब ये 9th में आपकी फर्स्ट लगती है और आपकी 10th में सेकंड लगती है। ठीक है, 9th में आपकी क्या लगती थी? फर्स्ट लगती थी। ठीक है, जिसमें हमको कई सारी चीज़ें उसमें शुरू से पूरा सिखाया गया है कि बेसिक क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, बेसिक क्या होता है और कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हमको सिखाया गया है। लेकिन आप 9th में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो उसकी भी वीडियो मैं 9th क्लास की भी पूरी सोशल साइंस कराने वाला हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं 10th की हुए तो क्या हुआ। नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर अगर आप किसी कंपटीशन में जाते हैं तो वहाँ पे आपके सोशल साइंस से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये जी के तौर पे देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका सेकंड पार्ट होता है। क्लियर है? यस। चौथी बुक जो होती है आपकी, चौथी बुक क्या होती है? समकालीन भारत। क्या होती है? समकालीन भारत। ठीक है, ये आपकी चौथी बुक है, समकालीन भारत के नाम से है। ठीक है, 4 बुक आपकी सोशल साइंस में शामिल की गई है, चारों पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल से, बस आपको और यदि आप इंटरेस्टिंग है सोशल साइंस पढ़ने में, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों को बता सकते हैं, ज़रूरतमंद लोगों को हमारे चैनल को लिंक आप शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, जो इस एजुकेशन की वैल्यू को समझे। देखिए हम लोग अब चलते हैं, आपका ये सामाजिक विज्ञान हो गया। अब हम बात करते हैं, हम लोग इसमें से उठाते हैं आपकी कौन सा? लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड।
ठीक है। इसको हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये आपका चैप्टर जो ये अब जो सब्जेक्ट होता है ये आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो इसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे और सभी पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए हम लोग इसके विषय वस्तु को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से लेसन शामिल किए गए हैं, ठीक है। बिल्कुल, तो आइए हम लोग विषय वस्तु देख लेते हैं इसकी, ठीक है। बिल्कुल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे विषय वस्तु में क्या क्या दिया गया है, ठीक है। बिल्कुल, देखिए विषय वस्तु में दिया गया है आपका विषय सूची में आमुख दिया गया है, कुछ अपने बारे में बताया होगा। आपके लिए एक चिट्ठी, ये स्टूडेंट के लिए एक चिट्ठी दी गई है और टीचर के लिए भी हो सकता है। इस किताब का उपयोग कैसे करना है, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे नहीं करना है, ये आपको गाइडेंस दिया गया है यहाँ पे, तो आपको इसको देखना हो तो देख सकते हैं आप लोग। बिल्कुल, अब हम लोग आगे बात करें भाई, तो आगे आपका दिया गया है इकाई फर्स्ट। देखिए कई इकाई में इसको बांटा गया है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं भाई इकाई फर्स्ट में क्या क्या है। इकाई फर्स्ट में आपको पढ़ने 2 अध्याय आपके शामिल किए गए हैं, पहला और दूसरा 2 अध्याय आपके शामिल किए गए हैं, ठीक है। पहला अध्याय का नाम है सत्ता की साझेदारी। आपको पता है कि जो हमारा पॉलिटिक्स होता है ये लोकतांत्रिक आपकी होती राजनीति। इसमें क्या होता है कि आपका ये सारे चुनाव वगैरह जो होते हैं, हमारे चुनाव आयोग होता है, जितनी पार्टियां होती हमारी, ये सब चीज़ें इसी में आपके पूरे सत्ता होते हैं, जितना हमारे बनते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आपके मुख्यमंत्री, विधायक, ये सारे जो होते हैं ना, न्यायपालिका वगैरह सारे इसी में आती हैं सब। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। अध्याय 2 में पढ़ेंगे संघवाद। संघवाद क्या होता है, ठीक है। बिल्कुल, फिर इकाई सेकंड में आएंगे हम, तो इकाई सेकंड में भी 2 लेसन आपके हैं, थर्ड और फोर्थ है, ठीक है। थर्ड में क्या पढ़ेंगे, लोकतंत्र और विविधता पढ़ेंगे। और 4 में पढ़ेंगे जाति, धर्म और लैंगिक मसले पढ़ेंगे। किसमें, जाति, धर्म और लैंगिक मसले पर कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, क्लियर है, ओके। आगे हम लोग देखते इकाई आपका जो आपका थर्ड इकाई में दिया गया है। थर्ड इकाई में आपका क्या क्या है। थर्ड इकाई में भी आप देख पा रहे हैं जैसे कि 2 ही अध्याय आपके हैं, 5 और 6 हैं आपके, ठीक है। लेकिन इसमें हमको क्या सिखाएगा भाई, इसमें हम लोग ओवरऑल देख लेते हैं। इकाई थर्ड में अध्याय 5 में सिखाएगा जन संघर्ष और आंदोलन। आंदोलन कैसे कैसे हुए थे, जन संघर्ष क्या हुआ था, आम आदमी कैसे उसमें संघर्ष किया, राजनीतिक दल कैसे इन्वॉल्व थे, उसमें शामिल थे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इकाई 4 की बात करें तो इसमें आपको अध्याय 7 मिलेगा, जिसमें लोकतंत्र के परिणाम देखेंगे हम, लोकतंत्र के क्या परिणाम होते हैं। और अध्याय 8 में देखेंगे लोकतंत्र की चुनौतियाँ। लोकतंत्र के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो चुनौती होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर अप करेंगे, ठीक है। बिल्कुल, ये हमारा इकाई 4 हो गई। बिल्कुल, देखिए इसमें इकाई 4 आपकी, इकाई 4 तक आपका दिया गया, ठीक है। फिर भारत का संविधान उद्देशिका दिया गया है। अगर हम लोग यहाँ पे राजनीति पढ़ रहे हैं, लोकतांत्रिक राजनीति पढ़ रहे हैं, तो आपको ये जानना जरूरी होगा भारत का संविधान को उद्देशिका क्या होता है, सही है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जो आपके राजनीति पढ़ते हैं, राजनीति के विशेषज्ञ होते हैं, उनके सबके लिए काम करता है, ठीक है। लोकतांत्रिक राजनीति में अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमको ये चीज़ ज़रूर पता होना चाहिए, भारत का संविधान, भारत के संविधान को जो उद्देशिका उसका है, भारत के संविधान का जो उद्देश्य है उसको हमको ज़रूर जानना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि हमको राजनीति पढ़ने जा रही है, कहीं ना कहीं आपको काम देगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको देखा है, ठीक है। चलिए हम लोग उद्देशिका देख लेते हैं। क्या कहता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसे समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। देखिए ऊपर हम लोग देखते हैं क्या कहता है, हम यानी हम सब जितने लोग हैं, भारत के लोग यानी कि भारत के लोग, भारत को एक यानी भारत को हमेशा हम क्या करेंगे, अच्छा चीज़ करने के लिए कोशिश करेंगे अपने देश को, ठीक है। भारत के लिए क्या कह रहा वो कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत देश हमारा प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए, हरा भरा होना चाहिए, सब कुछ वहाँ पे हर चीज़ मौजूद होनी चाहिए, है ना, ये चीज़ कह रहा। समाजवादी यानी कि सभी समाज को लेकर चले, और पंथ निरपेक्षता, किसी भी ऐसे जाति धर्म को ना मानने वाला, यानी सभी जाति धर्म हमारे बराबर होने चाहिए। लोकतंत्रात्मक यानी कि यहाँ पे लोगों को अपना अधिकार और लोगों को चुनने का अधिकार जरूर होना चाहिए कि वो राष्ट्रपति का वोट कर सके, सबको मतलब जनता ही सर्वज्ञ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, गणराज्य होना चाहिए।
बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, देखो जो यहाँ भारत में हमारे नागरिक रहते हैं उनको सामाजिक यानी कि सामाजिक रूप से, सोसाइटी रूप से, आर्थिक रूप से और राजनैतिक रूप से हर प्रकार का न्याय मिलना चाहिए उसको, ठीक है बिल्कुल। और वो अपने विचार को, अभिव्यक्ति को, विश्वास, अपना धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो विचार किसी से भी कह सकता है जिससे ज़रूरत हो, अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकता है, विश्वास कर सकता है किसी के ऊपर भी, धर्म किसी भी धर्म को मान सकता है, उपासना कर सकता है। इसकी स्वतंत्रता उसको होनी चाहिए, ठीक है, स्वतंत्रता होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। जैसे हम लोग भाई हिंदू मुस्लिम सब लोग अपना अपना जाति धर्म को मानते हैं, उपासना रखते हैं, सब स्वतंत्र हैं, बट भारत के नागरिक हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की सबको यानी कि अवसर सबको मौका बराबर मिले। देखो समता, प्रतिष्ठा यानी सबको बराबर सम्मान मिलना चाहिए, किसी भी जाति धर्म का हो, व्यवसाय का हो, सबको बराबर प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, मौका सबको एक बराबर देना चाहिए। ये नहीं कि किसी को आपको एक बार मौका दे रहे हो तो किसी को 2 बार दे रहे हो, नहीं, सबको बराबर मौका देना चाहिए प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, लेकिन हाँ उसमें व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल गरिमा को ध्यान में रखते हुए कदम उठाना चाहिए, ठीक है बिल्कुल, सब कुछ मिलता है। अब देखिए आगे क्या कहता है हमारा जो उद्देशिका है इसका, वो कहता है कि भाई यहाँ पे व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, यानी कि राष्ट्र की एकता और अखंडता कभी भी खराब नहीं होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जो व्यक्ति की गरिमा है वो ऐसे कभी भी ओवर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को, यानी अखंडता मतलब भारत को तोड़ने की बात कही जाए और राष्ट्र की एकता को खराब किया जाए। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए होनी चाहिए। दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इस तारीख को ये देखिए इसमें बताया गया है 26 नवंबर 1949, ठीक है बिल्कुल। लेकिन इसको पूरी तरह से माना गया था, आपको पता है कि इसको संविधान जो हमारा लागू होता है, ये उद्देशिका इस तारीख को बन गई थी, ठीक है। उद्देशिका जो है, उद्देशिका के लिए कहा गया है इस संविधान को अंगीकृत। और देखिए संविधान को यहाँ पे वो बना दिया गया था, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, ठीक है बिल्कुल। तो इस तारीख को बनकर तैयार हो गया था हमारा, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है भाई, हमारा संविधान 42वां संशोधन इतनी धारा के अनुसार, ये थोड़ी सी उसकी जानकारी दी गई है। तो हमको यानी कि हम लोग उद्देशिका पढ़ेंगे क्या होना चाहिए, यानी उद्देशिका का मतलब होता है कि आप जैसे कोई भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है तो कुछ भी कानून बनाए या कुछ भी करे, ठीक है, लेकिन वो जो उसका ढांचा मेन है संविधान का, भारत का, वो नहीं नष्ट होना चाहिए, ये किसी के हक में नहीं है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को आज़ादी तो है बट गरिमा को रखते हुए, राष्ट्र की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए मिलेगी, ठीक है बिल्कुल। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिली। अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर 1 से हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग चैप्टर 1 में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सत्ता की साझेदारी, जो हमारा पहला चैप्टर है, फर्स्ट इकाई का जो हमारा अध्याय फर्स्ट है, तो आपका सत्ता की साझेदारी बताता है कि सत्ता यानी कि जो सरकार होती है उसमें साझेदारी किसकी किसकी होती है और बंटवारा कैसे किया जाता है कि आप रेल मंत्री बन जाओ, आप ये बन जाओ, आप वो बन जाओ, माने कि उसमें बंटवारा कैसे होता है, विधायिका का, न्यायपालिका का, है ना, सभी का, लोकतंत्र में सबको बराबर, यानी कि कैसे सत्ता की साझेदारी की जाती है, ये हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे सबका जानकारी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे परिचय आपका दिया गया है और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये चीज़ यहाँ पे आपको बताएगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए परिचय देख लेते हैं। हम लोग हर एक वो चीज़ पढ़ेंगे जो आपके काम का। सिर्फ आपको क्या करना है, अगर बुक है आपके पास तो अच्छी बात है, आप बुक लेकर बैठिए, पेन ले लीजिए और उसमें अंडरलाइन करते चलिए जो मोस्ट चीज़। अन्यथा आपके पास ना बुक हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप लेटे लेटे आप मोबाइल से पढ़ सकते हैं, ठीक है, आराम करते करते पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बिल्कुल। अब देखिए इसमें क्या दिया गया भैया आपका, इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। लोकतंत्र की हम आगे बढ़ाएंगे, यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी, जो हम लोग पिछले साल यानी 9th क्लास में आपने पढ़ा था। तो उसके आगे का हम लोग, क्योंकि सेकंड पार्ट है हमारा है और फर्स्ट पार्ट हम लोग 9th में पढ़े थे, बिल्कुल बेसिक चीज़ें, तो उसमें आपने पढ़ा होगा। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती, किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती, सभी ताकतें अलग अलग अंगों में तक होती हैं। विधायिका हो गई, कार्यपालिका, इस सब, विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है और न्यायपालिका, ये सारी चीज़ें आपको आगे समझाया जाएगा।
विधायिका हो गई, कार्यपालिका हो गई और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी होता है। यानी कि कह रहा कि न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना, यानी कि सत्ता जो होती है वो एक केंद्रित होनी चाहिए। विकेंद्र बहुत सारे उसमें केंद्र, यानी कि एक ही अंग तक सीमित नहीं होता, उसको अच्छे तरीके से यानी समन्वय किया जाना चाहिए ताकि एक दूसरे से सभी लोग जुड़े होने चाहिए। ठीक है, पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। सत्ता का बंटवारा कैसे होता है, शुरू के 3 अध्याय। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। हम लोग बेल्जियम एक देश है और श्रीलंका भी है, तो कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं। सत्ता के जब बंटवारा होता है तो उस पर कैसे निपटती हैं हमारी लोकतांत्रिक शासन की पद्धतियां। इस घटनाओं से समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें भाई। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। यानी कि हम लोग जब बंटवारा यहाँ पे देखेंगे, ये कहानी जब पढ़ेंगे बेल्जियम और श्रीलंका की, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस घटना से हम लोगों को ये पता चलेगा कि सत्ता के आखिर बंटवारा क्यों पड़ता है भाई। कोई एक ही आदमी उसका मालिक क्यों नहीं होता है ना, एक ही सेक्टर को क्यों नहीं दे दिया जाता सब कुछ। तो ये चीज़ें हर को अलग अलग सत्ता की बंटवारा करना पड़ता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमको। ठीक है, जब हम लोग ये जान जाएंगे ज़रूरत क्यों पड़ी, फिर हम लोग उसको ज़रूरत जब पड़ेगी तो हम लोग उसका बंटवारा करेंगे, देखेंगे भाई कितने पार्टों में बांटा गया और किसको कौन संभालता है, कैसे काम चलता है, हमारा देश का पूरा स्ट्रक्चर कैसे शासन काम करता है। हमारे अंदर एक जनरल अवेयरनेस आएगी, यानी कि अवेयरनेस आएगी कि हम लोग क्या करेंगे उसको अच्छे से फॉलो कर सकेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, देखिए बेल्जियम और श्रीलंका की अब यहाँ पे कहानी सुनाएगा हमको। बेल्जियम भी एक देश है और श्रीलंका आपको पता है भारत के नीचे पड़ता है। बेल्जियम तो हमारे पड़ोसी देश नहीं है, वो बाहर है। तो हम लोग लेकिन बेल्जियम और श्रीलंका में ऐसी घटना हुई थी जब हमको सत्ता की बंटवारा की आवश्यकता पड़ी थी। और आपको पता है सत्ता का बंटवारा का मतलब, देखिए इसमें क्या दिया है यहाँ पे पॉइंट, मेरे दिमाग में सीधा सा समीकरण यह आता है कि सत्ता का बंटवारा का मतलब होता है सत्ता के टुकड़े करना। टुकड़े मतलब छोटे छोटे टुकड़े भाग करके उसको बांटना, सभी को, देश को कमज़ोर करना। वो देखो सत्ता का टुकड़े करना मतलब देश को कमज़ोर करना। हम इस बात से शुरुआत क्यों कर रहे हैं भाई, देखते हैं हम लोग। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, यूरोप है ना, यूरोप महाद्वीप का, यानी कि हमारा क्या है, बेल्जियम हमारा क्या है, एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। यानी कि अगर हरियाणा बेल्जियम का यानी कि क्षेत्रफल देखा जाए कितना बड़ा है, माने कितना उसका क्षेत्रफल यानी कितने एरिया में फैला हुआ है, तो हरियाणा जो हमारे यहाँ का जो राज्य है हमारे देश का, भारत का, तो उस राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं कहाँ से लगती हैं भाई, फ्रांस से। कहाँ से, फ्रांस देश है, नीदरलैंड से, जर्मनी से और लक्समबर्ग से लगती हैं। यानी कि 4 देशों से इसकी सीमाएं लगती हैं, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती हैं। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, 1 करोड़ से थोड़ी अधिक, यानी कि 1.2 के लगभग हम मान सकते हैं। ठीक है CR करोड़, ठीक है, बिल्कुल थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी है, हरियाणा की लगभग, यानी कि हरियाणा की लगभग 3 है, 3 करोड़ तक हरियाणा की मान लेते हैं अप्रॉक्स। ठीक है, तो उससे आधी से थोड़ी कम है, यानी हरियाणा की आबादी से आधी से कम है। इस छोटे से देश के समाज की जाति बुनावट बहुत जटिल है। बुनावट मतलब बनावट, जो समाज की जाति बनावट है, यानी कि जो बेल्जियम देश है वहाँ की जो जाति, यानी कि हर जात के जो लोग होते हैं उनकी जो बनावट है, उनमें जो बंटवारा वो बहुत जटिल है, डिफ़िकल्ट है। तो देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। अब मान लेते भाई 100% पूरे लोग, 100, हमेशा हम किसी चीज़ को 100% मानते हैं, तो उसमें से जो 59% है फ्लेमिश के इलाके में रहता है, फ्लेमिश के। ठीक है, अब और डच बोलता है, डच बोलता है। शेष 40% लोग बेनोलिया क्षेत्र में रहते। अब कहोगे कि 59, 40, 100 नहीं, 99 हुआ, तो बिल्कुल 60 के लगभग, ये 40 ये मान लेते अप्रॉक्स में, थोड़ा बहुत इधर उधर। तो वेनोलिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। देखिए जो फ्लेमिश में रहते हैं वो डच भाषा, डच लैंग्वेज बोलते हैं, और जो हमारे यहाँ पे वेनोलिया में रहते हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। बाकी जो 1% देखिए यहाँ पे 59, 40 दिया है, 99 हुआ, 1 हमारे बच्चे तो जर्मन बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल जर्मन भाषा बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, आपको सुनते चलना और थोड़ा सा एक स्टोरी बनाना है मन में। क्या बनाना है, एक स्टोरी बनाते चलना है। जर्मन बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं।
राजधानी, इसकी राजधानी है एक ब्रुसेल्स। अब वहाँ पे जो राजधानी में लोग रहते हैं वहाँ के 80% लोग जो होते हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फ्रेंच बोलते हैं। आज जबकि पूरे देश का मिलाया जाए तो 40% केवल फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। लेकिन राजधानी में जो लोग रहते हैं वहाँ पे ज़्यादातर 80% फ्रेंच बोलते, यानी कि वहाँ पे जो बिनोलिया क्षेत्र के रहने वाले आदमी हैं वो तो राजधानी में रहते ही हैं, और बाहर के भी जो आते हैं तो वही फ्रेंच भाषा ही सीख जाते हैं। और 20% लोग डच भाषा यूज करते हैं, और डच भाषा केवल 20 भाषा। यानी कि सबसे ज़्यादा कहा जाए तो बेल्जियम में कौन सी भाषा बोली जाती है? फ्रेंच भाषा बोली जाती है, ठीक है। बिल्कुल, ये आप लोगों को इतना आ गया होगा समझ में। अब देखिए आगे की बात करें तो इसमें क्या दिया गया है? अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। जो फ्रेंच जो बोलते हैं भाषा, जो फ्रेंच भाषा, वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध यानी कि ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं और ताकतवर थे। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच थोड़े पीछे रहते, डच भाषी, ठीक है। लोगों को इस स्थिति में नाराज़गी थी। इसके चलते 1950-1960 के दशक में फ्रेंच और डच। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो फ्रेंच, देखो राजधानी में लोग, क्या होता है, राजधानी में लोग ज़्यादातर जॉब के लिए जाते हैं, और वहाँ पे अच्छे अच्छे मतलब पढ़े लिखे लोग होते हैं, अवेयर लोग होते हैं। तो क्या होता है, फ्रेंच वहाँ पे 80% बोले जाते थे, और 20% डच। तो डच हमारे क्या होते हैं, थोड़े पिछड़े हुए हैं। तो डच क्या होता है, बहुत दिनों बाद जाकर वो अच्छी शिक्षा पा पाए थे, और उनके अंदर नाराज़गी कहीं ना कहीं बनी रहती थी कि हम क्यों पीछे हैं भाई, और फ्रेंच बोलने वाले क्यों आगे हैं। तो उनके अंदर एक नाराज़गी सी बनी रहती थी, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे 1950 और 1960 क्या दिया था, 1950 और 1960 हमारे यहाँ जब संविधान लागू हो रहा था तब की वहाँ की कहानी है, ठीक है, बिल्कुल। तो डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव। अब देखिए डच बोलने वाले और फ्रेंच डच दो भाषाएं थी। तो डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वालों के समूहों के बीच में तनाव बढ़ने लगा, ठीक है। 1950-1960 की इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। ब्रुसेल्स यानी वहाँ की राजधानी, बेल्जियम की राजधानी में दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी, एक विशेष प्रकार की समस्या की दो भाषा बोलने वाले अलग अलग समुदाय के कहे गए। और जब अलग अलग समुदाय के कहे तो एक शिक्षित और एक ताकतवर और एक समृद्ध और एक पिछड़ा हुआ। तो उनके कहीं ना कहीं एक यानी कि खुन्नस रहता था, एक कहीं ना कहीं आक्रोश रहता था। तो वो ये बढ़ती गई समस्या। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे। डच बोलने वाले ज़्यादा थे क्योंकि 59% वहाँ पे हमारे थे, लेकिन धन और समृद्ध के मामले में कमज़ोर अल्पमत थे। समृद्ध और धन के रूप में वो कमज़ोर और कम थे, ठीक है, बिल्कुल। तो ये चीज़ें वहाँ पे कम ज़्यादा थे, ठीक है ना। देखिए आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। अब हम, ये कहानी तो बेल्जियम की थी, अब हम देखते हैं श्रीलंका। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय मतलब होता है कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ, बीच में कोई एक हमारा थल हो जहाँ पे एक देश बस गया हो। आपको पता है, आपने भारत देश का नक्शा देखा है अपने यहाँ का, तो उसमें साउथ में यानी कि नीचे, ठीक है, रामेश्वरम के पीछे नीचे एक हमारा टापू है। टापू यानी आपका द्वीपीय है, वहाँ पे द्वीप बना हुआ है, चारों तरफ पानी है, और वहाँ पे देश बसा हुआ वो श्रीलंका है हमारा, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तमिलनाडु के दक्षिणी तट, वो देखिए दक्षिणी तट कहता है भाई। अगर हम बात करें भारत देश की तो हमारा कुछ ऐसे, हमारा जब नीचे बनता है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा दक्षिणी भाग है, ये हमारा दक्षिणी भाग है ना, ये हमारा दक्षिणी भाग है। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे तमिलनाडु है, तमिलनाडु के नीचे यहाँ पे श्रीलंका हमारा बसा हुआ है। क्या, श्रीलंका हमारा यहाँ पे एक द्वीपीय रूप में ऐसे छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। चारों तरफ पानी भरा हुआ है, चारों तरफ क्या भरा हुआ, पानी भरा हुआ, चारों तरफ, यहाँ पे चारों तरफ पानी भरा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे हमारा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है और हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर के क्षेत्र में ही आपका ये सब श्रीलंका आता है, उसी द्वीप में आता है, ठीक है, उसी पानी से भरा हुआ, ठीक है। तो आगे अगर हम बात करें तो जो तमिलनाडु को देखो, तमिलनाडु के दक्षिणी तट, ये देखिए दक्षिणी, ये हमारा उत्तर हो गया ऊपर का भाग, और ये हमारा पूरब हो गया भाई असम की तरफ, और इधर हमारा गुजरात है, ये सब पश्चिम में है। कहाँ है, पश्चिम में है आपका, ठीक है, बिल्कुल। कनेक्ट करते हुए आपको पढ़ते चलना है, ठीक है, बिल्कुल। देखिए जैसे अगर हम मैप से आपको समझाना चाहे, देखिए मैप हमने ओपन कर रखा है गूगल में, किसी साइड पे है हमारा, ठीक है, बिल्कुल। ये क्रेडिट इसका साइड को ही जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग, यहाँ पर राजनैतिक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे राजनैतिक मैप ही देखेंगे। ये देखिए राजनैतिक मैप या नक्शा आप कह सकते हैं इसको,
ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें देखिए हमारा ऊपर का हिस्सा है, लद्दाख वगैरह, लेह, जम्मू कश्मीर, सब चीज़ें अलग अलग बट गई हैं। नई नक्शा हमारा है यहाँ पे दिखा रहा, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे आगे बात चलें तो देखिए हमारा ऊपर का हिस्सा, ये जो हमने बताया था आपको, ऊपर का हिस्सा ये उत्तर है पूरा, और ये वाला हमारा जो है इधर मिजोरम, त्रिपुरा, इधर ये आपका असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम, ये सारी चीज़ें क्या आती है भाई, पश्चिम बंगाल, ये सब पूरा, ये आपका पश्चिम बंगाल भले पश्चिम नाम है बट ये आपका पूरा पूर्व दिशा होता है। क्या होता है, पूर्व दिशा। इधर गुजरात और राजस्थान जो होते हैं ये पश्चिम दिशा होता है। क्या होता है भाई, पश्चिम दिशा में होता है, ठीक है, बिल्कुल। ये आपको समझ में आया। अब नीचे की ओर चलते हैं हम लोग, तो नीचे की ओर समझ पाएंगे कि और क्या हमारा है, ठीक है। ये देखिए आपको यहाँ पे, अब हम लोग चलते हैं श्रीलंका देख रहे थे। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, श्रीलंका को समझना ज़्यादा जरूरी है। देखिए यहाँ पे श्रीलंका, ये देखिए आपका है तमिलनाडु, ये तमिलनाडु से कुछ दूरी पर ये देखिए श्रीलंका। यहाँ पे आपका क्या है कि यहाँ पे एक रामेश्वरम पुल बोला जाता है, तो उसी के जरिए यहाँ पे श्रीलंका में जाया जाता है, ठीक है, या फिर एयर से भी जाया जाता है, एयर रोडवेज से। और ये देखिए एक टापू पे चारों तरफ देखिए हिंद महासागर है, इधर हमारा बंगाल की खाड़ी, इधर हमारा अरब सागर ये देखिए है, इधर हमारा हिंद महासागर, इधर सभी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। बस ये थोड़ा सा टापू बना है, इसी पे एक देश हमारा बस गया। तो इसी श्रीलंका के बारे में वो स्टोरी सुना रहा आपको, ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए हम लोग अब अपने सब्जेक्ट पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे अब आपका ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे आपका। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया भाई कि श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी कि बेल्जियम से थोड़ा ज़्यादा है। क्या है भाई, बेल्जियम से थोड़ा ज़्यादा है, यानी हरियाणा के बराबर, यानी कि हरियाणा के बराबर 2 करोड़ या 2.5 करोड़ जो भी होगा, अप्रोक्स मान लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जाति समूहों के लोग हैं। अब यहाँ पे कह रहा भाई कि श्रीलंका में भी कई प्रकार की जातियाँ हैं। भाई हर देश में जातियाँ होती हैं, एक ही देश में नहीं होता, सभी देशों में होती है जातियाँ। भले वहाँ पे एक ही समुदाय के हों, फिर भी वहाँ पे जातियाँ छोटी छोटी बट जाती हैं, ठीक है, बिल्कुल। आगे देखें अगर हमारा, तो क्या दिया गया भाई यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको बताता है कि भाई अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी भी कई जाति समूहों के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, सिंहलियों का, ठीक है, बिल्कुल। तो सिंहलिया वहाँ पे जाति ज़्यादा है, सामाजिक समूह, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74%, यानी कि 74% आपकी क्या है, वहाँ पे सिंहलिया करके एक जाति होती है, समुदाय, वो वहाँ पे ज़्यादा संख्या में है, ठीक है, बिल्कुल। बाकी हमारे जो भी है वो सब सीधे अलग समुदाय के लोग होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर तमिलों का नंबर आता है, तमिल भी वहाँ पे होते हैं, जिनकी आबादी का कुल जनसंख्या में 18%, तमिल क्या है 18% है। तमिल में भी 2 समूह हैं, तमिल में भी क्या है 2 समूह आते हैं। देखिए एक श्रीलंकाई मूल समूह होता है, यानी आ रहा 74%, आपको ध्यान रखना, थोड़ी थोड़ी यहाँ पे आपको अंडरलाइन करते चलना है कि जो हमारी सिंहलिया आबादी थी 74% और तमिल जो हमारी थी 18, लेकिन 18 में 2 प्रकार के श्रीलंकाई मूल है हमारे यहाँ पे देखिए दे रहा है। ये देखिए बेल्जियम, यहाँ पे दोनों देशों को यहाँ पे मैप में इसमें भी दिखाया है, बेल्जियम के समुदाय और क्षेत्र दिया गया है, ये देखिए बेल्जियम की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा हम मैप से समझा देते हैं। देखिए बेल्जियम को भी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे ये ब्रुसेल्स की राजधानी क्षेत्र को हम येलो कलर से, यानी कि आपका ये हल्का सा आपका रेड यानी ब्राउन आपका हल्का सा है, इससे कलर से देखा गया यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये आपका क्षेत्र है, ये आपका जो है ये राजधानी है, क्या है ये राजधानी है, ठीक है, बिल्कुल राजधानी है, क्लियर है। अब ये हमारे फ्रेंच भाषी जो हैं इस तरह रेड से हमारे, तो ये वाली फ्रेंच वाले भाषा वाले हैं हमारे हैं, फ्रेंच वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल। और फ्लेमिश वाले जो हमारे येलो कलर का, ये फ्लेमिश वाले हमारे हैं, क्या है फ्लेमिश, ठीक है। फ्लेमिश बोले तो यानी डच भाषा, डच भाषी वाले जो हैं, फ्लेमिश वहाँ की क्षेत्र को बोला गया था, तो फ्लेमिश उसको कहा गया, इसको हमारा डच भाषा कहा गया, ठीक है, बिल्कुल। उसको हमने इसको क्या फ्रेंच जहाँ बोले जाते इसको वेलोन कहते थे, पूरे एरिया को वेलोन, है ना। ये आपको थोड़ी थोड़ी बातें स्टोरी टाइप पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे और ये जर्मन भाषी जो थे थोड़े क्षेत्र में, ये देखिए यहाँ पे जर्मन भाषी हमारे थोड़े यहाँ पे जर्मन भाषी वाले बोले जाते थे, ठीक है, जो 1% थे। कितने परसेंट थे भाई 1% थे, ठीक है, बिल्कुल। और ये आपके 59% थे, आपको पता है, बिल्कुल।
अब देखिए यहाँ पे आपके ये सारी चीज़ें हो गई, ये आपकी राजधानी हो गई। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा हैं, डच बोलने वाले कम है, देखिए सही है कि नहीं। और जर्मन बोलने वाले आपके जर्मनी थोड़े से हैं केवल भाग में, ठीक है, बिल्कुल, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्या दिया गया है नीचे, देखिए यहाँ पे बात बोले भेद खोले, यहाँ पे थोड़ा दिया, इसको भी समझ लेती, बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें दी रहती हैं, आपको ध्यान रखना है। एथनिक या जाति, देखिए एथनिक क्या होता है और जाति का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे बताया है इसने, क्या बताया इसने, ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है। यानी कि एथनिक या जात उसको कहते हैं जो अपने सामाजिक विभाजन जिनमें हर समूह अपनी अपनी अलग संस्कृति मनाता है, अपने त्यौहार अलग मनाता है, उसके त्यौहार अलग होते हैं, उसके रीति रिवाज अलग होते हैं, उसके यहाँ सारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं हर प्रकार के अलग अलग होते हैं वहाँ के, है ना। यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जाति समूह के सदस्य सभी सदस्य मानते हैं, उनके जितने भी उस समूह के सदस्य होंगे सभी उस रीति रिवाज को मानेंगे कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है। और वहाँ पे ये मानना पड़ता है कि हमारे जो पूर्वज थे सब इसी जात के थे, इसी समुदाय के थे, और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। उनकी जो शरीर और बनावट है और संस्कृत वहाँ का रहन सहन है वो सारी एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो भी सेम थे। जरूरी नहीं कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म के मानने वाले हों या उनका राष्ट्रीयता एक हो। ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही धर्म को मानते हो या उनकी राष्ट्रीयता एक ही होनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। ये विकिपीडिया से लिया गया है, देखिए चित्र यहाँ पे बता रहा है। देखिए बेल्जियम और श्रीलंका के मानचित्रों को देखें, इनके किस इलाके में विभिन्न समुदायों की सघन आबादी नजर आ रही है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये बेल्जियम को तो हमने देख ही लिया भाई, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, क्या दिया गया है हमारा, देखिए इसमें आगे दिया गया भाई कि जो श्रीलंका के तमिल और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। भाई तमिल जो होते थे हमारे, तमिल और हिंदुस्तानी जो तमिल बोलते थे वो यानी कि बागानों में काम करने के लिए श्रीलंका में भारत से लाए गए थे, जो कि भारत के लाए गए लोगों की संतानें थी, वहाँ से लेके आए थे। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं, ठीक है। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, वहाँ जो सिंहली भाषी लोग हैं वो बौद्ध हैं, यानी भारत के ही लागी अभी बहुत सारे लोग, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान, यानी कि भारत से ज़्यादातर लोग गए थे, ठीक है। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7%। ईसाई वहाँ पे कितने फीसदी रहते हैं? 7% हैं, ठीक है। और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं, वो दोनों भाषाएं मिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। अब हम लोग देखते हैं पे अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे, यानी कि वहाँ पे जोर जबर किसका चलता था? फ्रेंच का, क्योंकि फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा थे और वो ज़्यादा समृद्ध और पैसे वाले थे। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती, संभव था उसके देश बढ़ जाता, संभव था इससे देश बढ़ जाता। अगर लड़ाई होती दोनों के बीच में तो कहता हमारा हिस्सा बांट दो भाई, हमारी फ्रेंच इधर कर दो और डच इधर कर दो, तो 2 देश हो जाते। फिर यहाँ पे छोटे छोटे 2 देश हो, एक बेल्जियम एक छोटा सा वैसे भी देश था और उसमें छोटे छोटे हो जाते, ठीक है, बिल्कुल बढ़ जाता। और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोंकते, और ब्रुसेल्स जो हमारी राजधानी थी उस पर दोनों पक्ष क्या करते? दावा ठोंकते कि ये मेरा होना चाहिए और ये मेरा, क्योंकि वो समृद्ध क्षेत्र था। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत था और ज़्यादा था, और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। देखो मुल्क वहाँ पे कौन था? सिंहली लोग ज़्यादा थे, सही है ना, 74% थे, बिल्कुल। तो वो बताओ कितना बलशाली थे और कितनी संख्या में थे, तो अपना मनमानी चला सकते थे कि नहीं चला सकते थे? बिल्कुल चला सकते थे। आइए हम यह देखें कि असल में दोनों देशों में हुआ क्या। अब देखिए दोनों देशों में झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ, हम लोग माहौल देखते हैं और मज़ा लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल पढ़ते चलते हैं और मज़ा लेते चलेंगे भाई कि वहाँ पे झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ, मारपीट हुई, बम बारूद चला कि नहीं चला, कि लात घूसों से हुई बात, पता नहीं, देखते हैं हम लोग, ठीक है, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा कि सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। 48 में क्या हुआ था? हमारा देश, देखिए भारत क्या था, 47 में आज़ाद हुआ भाई, 15 अगस्त 1947, आपको पता है 15 अगस्त 1947 में देश हमारा आज़ाद हुआ भाई, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था।
स्वतंत्र राष्ट्र मतलब जो सम्मिलित किसी से रहा होगा वो अलग हो गया। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। अब वहाँ पे सिंहली भाई 74% थे। आपको ये चीज़ें थोड़ी पॉइंट की चीज़ें याद रखना है। प्रभुत्व हमारा, इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। अब क्या हुआ भाई, वहाँ पे जब चुनाव हुआ लोकतांत्रिक रूप से, तो वहाँ पे क्या बहुमत मिलेगी भाई, बहुमत सिंहली लोगों को मिलेगी, उनकी 74% जनसंख्या, तो उनकी सरकार होगी तो क्या हुआ, बहुसंख्यक के परस्ती के दम पर उनके भाई विधायक ज़्यादा होंगे, उनके सांसद ज़्यादा होंगे, तो उनके वो कानून, कोई भी कानून बना सकते हैं बलपूर्वक। तो वो कई कदम उठाए, वो देखो कई कदम उठा लिए वहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल अपने लिए ज़्यादा फायदा कर रहे होंगे, दूसरे के लिए कम, ऐसा किए होंगे। 1956 देखिए 48 से 56 के 8 साल बाद में एक कानून बनाया गया। 1908 साल बाद, 8 वर्ष बाद। आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। अब बताइए, तमिल वालों को कहा कि आप साइड में हो जाओ और सिंहली जो है एक राजभाषा बन जाती है। क्या बन जाती है, एक राजभाषा उसको घोषित कर दिया जाता। बताओ, अपनी भाषा को वो प्राथमिकता देने लगे। अथा भी 74% उसको बोली भी जाती थी, तो 74% वाले को ज़्यादा वैल्यू दी गई, सही है ना, बिल्कुल। और क्या कहा गया भाई कि विद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। अब बताओ कि मतलब जो सिंहली लोग हैं, सिंहलियों लोग हैं, उनकी प्राथमिकता की बात चलने लगी। सरकारी नौकरी हो या विद्यालय में हो या विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए हो, तो इन सब पे बताओ जोर जबरन चलने लगा। अब क्या होगा भाई, अब तो ज़रूर वहाँ पे झगड़ा होगा भाई। अब एक तरफा कानून चलने लगा यहाँ पे, सही है ना, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ भाई कि नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी, बौद्ध बोलों को देगी। किसको, बौद्ध को, यानी कि छोटी छोटी जो जातियाँ थी उनको अपने में शामिल करने की कोशिश उनकी जारी रही। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराज़गी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। अब देखिए जो हमारे तमिल वाले हैं वही गुस्सा हो जाएंगे भाई। तमिल जो 18% थे हमारे, वो गुस्सा हो जाएंगे भाई कि हमको दरकिनार किया जा रहा। अब उनका वो गुस्सा क्रोध से भरे जा रहे हैं। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलियों सिंघलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। कहा कि बौद्ध वाले जो हैं वो क्या होते भाई, वो अलग हैं, वो हमारे में शामिल नहीं और उनके लिए अब असंवेदनशील है, उनको इग्नोर कर रहे हैं भाई कि हमको भी आगे बढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। उनको थोड़ा सा दिया जा रहा है बौद्ध वालों को, तो उनको कोई परेशानी थोड़ी ना होगी। लगा कि संविधान और सरकार की नीतियाँ उन्हें समान दे रही अधिकार, भाई अधिकार देगी, है ना। अब देखिए यहाँ पे आगे बात करें तो आपका हो जाएगा भाई, अब देखिए राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है, उनको ऐसा लगा। नौकरी और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा, तमिल लोग सोचे, और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदायों में संबंध बिगड़ते चले गए। अब बिगड़ेंगे भाई क्योंकि प्राथमिकता इनको मिल नहीं रही थी, इनकी भाषा को भी नहीं अपनाया गया अच्छे से, सही ना, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम श्रीलंका का, ये देखिए हमने आपको दिखाया था भाई मैप में कि श्रीलंका नीचे का हिस्सा जो आपका द्वीप पे पूरा तरह से डिपेंडेड है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं क्या दिया गया। श्रीलंका के जाति समुदाय देखिए यहाँ पे दिया गया है भाई, तो जाफना दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है, जाफना दिया गया है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सिंहली, श्रीलंकाई तमिल, भारतवंशी तमिल, मुसलमान, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके कलर दिए गए हैं, किस कलर से कौन है। श्रीलंकाई तमिल जो श्रीलंका में खुद थे और तमिल बोलते थे, तो ये आपके येलो कलर से ये वाला कलर दिया गया है, तो ये ज़्यादा थे। भारतवंशी तमिल जो भारत से आए हुए थे, तमिल बोलते थे, तो ये आपके येलो वाले हैं। और जो हमारे मुसलमान थे, ये आपके मुसलमान बहुत कम आए हुए थे, ठीक है, बिल्कुल। ट्रिकोमाली और बट्टिका लोबा ये स्थान है, जाफना एक मेन स्थान के नाम दिए गए हैं। बात बोले भेद खोले यहाँ पे दिया गया, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ जानकारी, हमको एक्स्ट्रा जानकारी कुछ दी जाती है, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे दिया गया भाई कि बहुसंख्यकवाद क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए बहुसंख्यकवाद क्या होता है, हम यही जानते थे कि भाई जिसकी जनसंख्या ज़्यादा हो, जिस भाषा की, यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है, उसको कहा जाता है बहुसंख्यकवाद। जैसे हमारे देश में भी अभी इस समय एक पार्टी की बहुसंख्या भाई कई राज्यों में जीती हुई है और उसका केंद्र में राज्यों में ज़्यादातर शासन चल रहा, तो वहाँ पे भी ऐसा हो सकता है।
ठीक है। अवहेलना की जा सकती है छोटी छोटी पार्टियों का, छोटी छोटी जातियों का, और मनमाना कानून बनाया जा सकता है, ठीक है। बिल्कुल। आगे चलिए अगर बात करें, चलिए हम लोग आज इतना ही करते हैं। ये आपका 3 पेज तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। चौथे पेज से हम लोग आगे का कल पढ़ेंगे। आप इतना इसको कंटिन्यू आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, 1-2 बार वीडियो देखी, जब तक आप स्टोरी टाइप से आप समझिएगा, बिल्कुल बोरिंग नहीं, स्टोरी टाइप से आप जब समझेंगे ना, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा और मज़ा आएगा। सही है ना? बिल्कुल। तो आपको स्टोरी टाइप से समझना, बाकी मैं आपको पूरे लेसन चैप्टर अब शुरू कर दिए हैं तो आपका ख़त्म करेंगे। आपकी साइंस भी आएगी, आपकी सोशल साइंस भी आएगी, धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट। मैथ के लिए आप हमारे मैथ्स ला चैनल है, आप हमारे चैनल पे जा कर के वहाँ पे आपको साइड में चैनल फोल्डर में आपको मिल जाएगा हमारा चैनल मैथ्स ला करके, उसमें आप जा कर के मैथ पढ़ सकते हैं, उसमें मैथ पढ़ाई जा रही है, ठीक है। इंग्लिश भी लाएंगे आप लोगों के लिए धीरे धीरे। तो चलिए ठीक है, हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोग मिलते हैं 4 पेज से, हम लोग इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।